हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के क्लास में जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी कि आज के चैप्टर में हम ये देखेंगे कि प्लांट्स अपने लिए जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होते हैं, उनको कैसे एक्वायर करते हैं। नाउ बिफोर वी डिस्कस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मैं एक जनरल टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ विच इज न्यूट्रिएंट्स। नाउ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स हमारे सर्वाइवल के लिए काफी एसेंशियल चीज होती है। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, बी इट प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, उन सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। नाउ न्यूट्रिएंट्स जो अक्वायर करते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो अक्वायर करते हैं थ्रू फूड। तो आप जो भी डेली बेसिस पे फूड कंज्यूम करते हो, उससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नाउ ये न्यूट्रिएंट्स इतने एसेंशियल क्यों होते हैं सर्वाइवल के लिए? Now nutrients are essential for survival क्योंकि वो हमें सप्लाई करते हैं विद एनर्जी। नाउ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी होगी तभी आप डे टू डे एक्टिविटीज को अपने कैरी आउट कर सकते हो, यानी कि रनिंग, वॉकिंग, सिटिंग, स्टडिंग, टॉकिंग, हर चीज के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है। तो कोई भी आप एक्सटर्नल एक्टिविटी कर रहे हो या आपकी बॉडी में अंदर चलने वाले इंटरनल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, सबके लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एंड वो एनर्जी आपको मिलती है थ्रू दीज न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडली, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं इन ग्रोथ एंड रिपेयर। नाउ ग्रोथ मीन्स आपका जैसा एज बढ़ती जाती है, आपकी हाइट में इंक्रीज होता है, आपके वेट में इंक्रीज होता है, आपका बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो बॉडी के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। एंड सेकेंडली, इसी में हम देखते हैं कि बॉडी में बहुत ज्यादा पीरियोडिक बेसिस पे न्यू सेल्स का बर्थ होता रहता है एंड पुराने सेल्स का डेथ होता है। तो न्यू सेल्स के क्रिएशन के लिए बॉडी में कहीं कोई एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी होती है, तो उसमें रिपेयर के लिए भी आपको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। सो न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड थ्रू फूड, एंड न्यूट्रिएंट्स फिर हमें देते हैं एनर्जी एंड ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करते हैं। इसीलिए न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा एसेंशियल होते हैं फॉर सर्वाइवल। नाउ यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई किया गया है इनटू टू कैटेगरीज। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाउ एज द नेम सजेस्ट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है, या मैक्रो वर्ड का मतलब होता है लार्ज, एंड माइक्रो का मतलब होता है लो या स्मॉल। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बेसिक सा डिफरेंस, या ये जो दो कैटेगरीज बनाई गई हैं वो किस बेसिस पे बनाई गई हैं? इसका बेसिस इतना है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट्स में चाहिए होते हैं ऑन डेली बेसिस। बट ऑन द अदर हैंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें काफी लो या ट्रेस अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि आपकी जो प्लेट होती है, अगर हम इंडियन सिनेरियो के व्यू पॉइंट से देखें, तो आपकी जो प्लेट होती है डेली बेसिस पे, लंच हो या डिनर हो, उसमें चपाती होती है। 2 to 4 चपातीज आप अपने एपेटाइट के हिसाब से कंज्यूम करते हो, या आप राइस कंज्यूम करते हो। उसके साथ ही आपको लेंटिल्स या दाल दी जाती है। देन आप उसमें बटर, घी ऐड करते हो, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो। नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग और मीट कंज्यूम करते हो। तो इन सारी चीजों से आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपको इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई करते हैं, प्रोटीन्स आपकी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बॉडी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, फैट्स आपके रिजर्व एनर्जी रिसोर्सेज की तरह एक्ट करते हैं। तो आपका जो मेजर ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स हैं। ऑन दी अदर हैंड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लो अमाउंट्स या ट्रेस अमाउंट्स में चाहिए होते हैं ना। अगर वो इतने लो अमाउंट में चाहिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम नेग्लिजिबल हो गया वो, उसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर दो अपने डाइट से। एक बैलेंस डाइट या एक हेल्दी डाइट में इनका प्रेजेंस भी इम्पोर्टेंट होता है, ऑल्दो
अमाउंट लो हो सकता है या लो होना भी चाहिए। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम देखते हैं जैसे कि वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये दो चीजें होती हैं जो कि चाहिए तो लो और ट्रेस अमाउंट्स में, बट दे आर एसेंशियल, तो इनका डाइट में होना तो जरूरी है। नाउ वाइटामिन्स आपके दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आता है आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। ना आपने पढ़ा होगा कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो इसीलिए भले ये बहुत ट्रेस या लो अमाउंट्स में चाहिए बट दे आर वेरी एसेंशियल। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तो आपकी बॉडी में बोन्स आपकी काफी वीक हो जाती हैं। इसी तरीके से आपके कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जैसे विटामिन बी एंड सी, ये भी काफी एसेंशियल होते हैं आपकी बॉडी के लिए। नाउ मिनरल्स ऑन द अदर हैंड लाइक आयरन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं बॉडी में। जैसे कि आयरन को ही अगर हम देख लें तो हीमोग्लोबिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हुई तो आपको अनीमिया हो जाएगा। तो भले वो ट्रेस या लो अमाउंट में चाहिए बट वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से आपके मिनरल्स एंड विटामिन्स हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये इन टोटालिटी हमें बताता है कि न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है हमारी बॉडी में, व्हाई दे आर सो एसेंशियल फॉर अस। क्योंकि सर्वाइवल इसी पे रेस्ट कर रहा है। आपको एनर्जी चाहिए टू सर्वाइव, आप सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस को अवॉइड करना चाहते हो तभी आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। तो उसके लिए आपको नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो कि आपका फूड आपको सप्लाई करता है। नाउ मूविंग अहेड, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो हम पहले यही देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है ना। ये जो न्यूट्रिशन वर्ड है ये कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हो गया, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हो गया, इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब भी आप न्यूट्रिशन पढ़ते हो तो यही पिक्चर आपके सामने आनी चाहिए, दैट दिस इज व्हाट इज द क्रक्स ऑफ न्यूट्रिशन इज। न्यूट्रिशन का बेसिक सा मतलब ये होता है दैट हाउ आर यू अक्वायरिंग योर फूड। अभी इससे पहले हमने ये देखा कि फूड हमें नेसेसरी न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। तो जब भी हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं हमारा सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म हमारा केस स्टडी हम ले रहे हैं, चाहे हम प्लांट ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एनिमल ले रहे हैं, वो अपना फूड अक्वायर कैसे कर रहा है। क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट्स की कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए फॉर सर्वाइवल, और न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं फूड से, तो आपको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड तो चाहिए ही। अब आप उस कंटिन्यूअस सप्लाई को कैसे मैनेज कर रहे हो, उसी के लिए सारा सर्वाइवल और सारा इशू वहीं से क्रिएट होता है। दैट फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, एंड फूड के लिए ही फिर सारी स्ट्रगल होती है। वही होती है स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, दैट इज हाउ यू अक्वायर फूड। तो मोड ऑफ टेकिंग फूड आपका न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन टॉपिक में हम यही पढ़ते हैं कि आप कैसे अपना फूड एक्वायर कर रहे हो। सेकेंडली, आपकी बॉडी उस फूड को किस तरह से यूटिलाइज करती है, ये भी हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। उस फूड से आप कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हो, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं, ये दोनों चीजें आप न्यूट्रिशन में पढ़ते हो। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दो तरह के न्यूट्रिशन के मोड होते हैं, दो मेजर कैटेगरीज ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक। तो ये दो मेन कैटेगरीज हैं न्यूट्रिशन की, दो तरीके से ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। नॉट ट्रॉफिक वर्ड मीन्स न्यूट्रिशन ओनली, बट यहाँ पे दो अलग प्रीफिक्सेस लगे हैं ट्रॉफिक के, एक जगह लगा है ऑटो और दूसरी जगह लगा है हेट्रो। अगर हम ग्लॉसरी को समझ लेते हैं तो बायोलॉजी की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ,
और हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, एंड ट्रोफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो अगर हम इसका सेंस निकालने की कोशिश करें कि इन टर्म्स का क्या मीनिंग है, तो ऑटोट्रोफिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक मीन्स अदर्स न्यूट्रिशन। तो सेल्फ न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफिक कैटेगरी में आते हैं वो अपना फूड खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। बट वहीं अगर हम हेट्रोट्रोफिक को देखें तो जो भी ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी में आते हैं वो अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके अक्वायर करते हैं। वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, उनको दूसरे की मर्जी पे रहना पड़ता है कि जब हमें कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म मिलेगा उससे हम न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे। नाउ ऑटोट्रोफिक में मेजरली आपके जो फॉल करते हैं वो हैं प्लांट्स, एंड हेट्रोट्रोफिक में आते हैं आपके फंजाई, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स विच ऑल्सो आर अ पार्ट ऑफ द एनिमल किंगडम। तो ये ऑर्गेनिजम्स आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो करते हैं। सो प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपना फूड डेली बेसिस पे खुद से मैन्युफैक्चर कर सकें। So they are independent when it comes to acquiring their nutrition. बट जो भी हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब होता है कोई भी चीज प्रिपेयर करना, कोई भी चीज कंबाइन करके कोई नई चीज बनाना, कोई आप रॉ मटेरियल ले रहे हो एंड कंबाइन करके आप एक प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हो, तो सिंथेसिस का तो ये मतलब। फोटो का मतलब होता है लाइट। तो जो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं या सेल्फ प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, वो है फोटोसिंथेसिस। एंड यहाँ पे एम्फोसिस डाला गया है लाइट पे, तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि अगर प्लांट को अपना फूड बनाना है तो उसको लाइट की जरूरत है। एंड बाय लाइट वी मीन सनलाइट, क्योंकि वही एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होता है। सो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो एनर्जी, आपको एनर्जी मिलती है प्लांट को कंज्यूम करके। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप डायरेक्टली प्लांट कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है। प्लांट आपका जो भी एनर्जी प्रिपेयर करेगा फोटोसिंथेसिस में वो उसमें स्टोर रहेगी। जब आप प्लांट कंज्यूम करोगे तो वो एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप डायरेक्टली जाकर के प्लांट को कंज्यूम करोगे, बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप वेजिटेरियन को कंज्यूम करोगे, जो कि इन टर्न प्लांट कंज्यूम करता है। तो एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम प्लांट टू अ वेजिटेरियन देन टू अ नॉन वेजिटेरियन। बट प्लांट में एनर्जी कहाँ से आ रही है? प्लांट में एनर्जी आ रही है फ्रॉम सनलाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज द सन। ठीक है, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सन। जो भी सनलाइट में एनर्जी होती है प्लांट उसको यूज करता है, उसकी हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करता है, इसीलिए उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर इस प्लांट को कोई वेजिटेरियन कंज्यूम करता है, लाइक मान लो डियर का एग्जांपल हम ले लें। डियर है वो ग्रास को कंज्यूम करता है, वो एक वेजिटेरियन है एंड वो ग्रास को कंज्यूम करता है। उस डियर को एक लायन कंज्यूम करता है। तो एनर्जी का फ्लो हुआ फ्रॉम ग्रास या प्लांट टू डियर टू लायन। इस तरीके से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, बट ये एनर्जी इस ग्रास में या इस प्लांट में भी कहाँ से आई? तो वो सन से आई। सो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सन। इसीलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि विदाउट लाइट ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं फ्रॉम नेचर। वो अपना न्यूट्रिशन इसी तरीके से प्राप्त करते हैं और वो है फोटोसिंथेसिस।
प्लांट्स क्योंकि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, एंड जो प्रोसेस इसमें हेल्प करता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एंड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम सबसे पहले जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है उसमें इन्वॉल्व होने वाले रॉ मटेरियल। नाउ जब भी नेचर में कोई भी रिएक्शन या प्रोसेस अकर करता है तो उसके लिए कुछ रिएक्टेंट्स या रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है जिसके बिना वो रिएक्शन नहीं हो पाती है। सो फॉर सो इस डायग्राम में जो भी रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होते हैं उन सबको दिखाया गया है। नाम ही क्योंकि इस प्रोसेस का फोटोसिंथेसिस है तो सबसे पहला प्राइम रिक्वायरमेंट इस प्रोसेस के लिए होता है सनलाइट। So first of all, for preparing their food, plants need sunlight. So sunlight plant तक पहुंचना बहुत necessary है if you want photosynthesis to occur. Now, sunlight हमें वो necessary energy supply करता है जिससे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। और सन में कितना एनर्जी होता है या कितना पावर होता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जो आपके घरों में सोलर पैनल्स लग रहे हैं या जो सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जा रहा है टू मीट द एनर्जी क्राइसिस जो इस समय वर्ल्ड फेस कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इतनी ज्यादा है आज के टाइम में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं और इतने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और इक्विपमेंट्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी हैज बिकम द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है मेनली वो फॉसिल फ्यूल्स कोल वगैरह से होता है। एंड इसका एक ऑल्टरनेटिव सोर्स की तरह सन एनर्जी निकल के आई है बिकॉज ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये रिन्यू होता रहता है, कंटिन्यूअस सप्लाई इसकी रिप्लेनिश होती रहती है। इसीलिए सनलाइट में बहुत एनर्जी होती है जिसको लोग हार्नेस करते हैं थ्रू सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी तरीके से प्लांट्स भी सनलाइट में जो एनर्जी है उसको हार्नेस करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट raw material required for photosynthesis is sunlight. Secondly, now plant body तो काफी बड़ी होती है, plants हो गए, trees हो गए, उसमें different parts होते हैं जैसे कि plant में roots होते हैं जो कि अंडरग्राउंड पार्ट होता है, फिर प्लांट में स्टेम होता है, उसके बाद प्लांट में लीव्स होते हैं। ठीक है, अगर आप एक ट्री देखोगे तो ट्री में भी ट्रंक होता है, फिर उसके अंडरग्राउंड रूट्स होते हैं, देन उसके ब्रांचेस होते हैं, एंड ब्रांचेस से फिर बहुत सारे ब्रांचलेट्स निकलते हैं एंड अल्टीमेटली कैनपी होता है ऊपर लीव्स का। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर तो बहुत इलेबोरेट है प्लांट्स का और ट्रीज का। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो इस सनलाइट को हार्नेस कर सकता है, सन्स एनर्जी को यूज कर सकता है? क्या प्लांट के सारे पार्ट्स ही इन्वॉल्व रहते हैं फोटोसिंथेसिस में या इसके पीछे क्या साइंस है? तो इसके पीछे से इतना फैक्चुअल रीजन ये है कि प्लांट का वही पार्ट फूड प्रिपेयर कर सकता है या फोटोसिंथेसिस कर सकता है जो कि ग्रीन कलर का होता है या जिसमें सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस विच इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि जनरली आप देखोगे प्लांट में, अगर मैं बोलूँ ग्रीन पार्ट तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज स्ट्राइक करती है वो है लीव्स। लीव्स आर ग्रीन इन कलर। तो जो हमारी ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, दे हैव द कैपेसिटी टू हार्नेस सन्स एनर्जी और सनलाइट। तो इसीलिए ज्यादातर हम देखेंगे कि लीव्स को बोला जाता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लीव तक ही रिस्ट्रिक्टेड हो, किसी किसी प्लांट में स्टेम भी ग्रीन होती है, किसी किसी प्लांट में कोई और भी पार्ट है जो कि ग्रीन है। तो अगर क्लोरोफिल है तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को अब्सॉर्ब कर सके, उसको अक्वायर कर सके एंड उसको फिर फोटोसिंथेसिस में यूज करें। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज ग्रीन। तो जैसे ट्री की हो गई, आप कैनपी देखोगे तो ग्रीन कलर की होती है। तो यहाँ पे जैसे लीव्स हो गए तो यहाँ पे आप देखोगे मेनली रिस्ट्रिक्टेड रहता है फोटोसिंथेसिस क्योंकि जो मैच्योर ट्रीज होते हैं उनका जो ट्रंक होता है वो
डेड बार्क से बना होता है, ब्राउन कलर का होता है। रूट्स तो अंडरग्राउंड रहते हैं तो वहां सनलाइट तो पहुंच नहीं सकती। बट यंग प्लांट्स में आप देखोगे जो स्टेम होती है वो भी काफी टेंडर होती है, ग्रीन कलर की होती है, तो फोटोसिंथेसिस वहां पे हो सकता है। सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल पिगमेंट का प्रेजेंस, एंड जनरली वो ग्रीन होता है। तो आपके जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ना। ये तो हो गई दो बेसिक, मैं कहूंगी, कंडीशंस जो कि नेसेसरी होती हैं। इनको आप ये कह सकते हो कि ये दो बेसिक कंडीशंस हो गई। एक हो गया सनलाइट और दूसरा हो गया क्लोरोफिल। दीज आर द कंडीशंस, इनकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होती है। एज सच ये फोटोसिंथेसिस में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, इनकी मौजूदगी या इनका प्रेजेंस, दे हैव टू बी देयर if photosynthesis has to occur. So these are the two important conditions for photosynthesis to occur. but जो actual में raw material इस process में involve होता है या इस reaction में जो भी reactants involve होते हैं वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दोनों चीजें, ये एक्चुअली में इस प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है इसमें एक्चुअली ये यूज होते हैं टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। क्लोरोफिल और सनलाइट ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इनका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। एज सच दे आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व डायरेक्टली इन मेकिंग द प्रोडक्ट, इनसे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बट ये उस प्रोसेस को इग्नाइट करेंगे या उनके प्रेजेंस में ही वो प्रोसेस आकर करेगा। तो इस तरीके से आपके ये 4 रॉ मटेरियल्स हो गए फॉर फोटोसिंथेसिस: सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो डायरेक्टली प्लांट्स उसको एयर से ही ले लेते हैं। एंड वाटर, वाटर आपका सॉइल में प्रेजेंट होता है, तो रूट्स वाटर एंड मिनरल्स को जो एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर वहां से आपका प्लांट में पहुंच जाता है। इस तरीके से ये रॉ मटेरियल्स प्लांट के पास पहुंचते हैं और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। अब हम इन्हीं रॉ मटेरियल्स को एक एक करके स्टडी करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम जिस रॉ मटेरियल पे फोकस करने वाले हैं वो है सनलाइट। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, जैसे कि मैंने कहा, फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस टू कंबाइन। जनरली यू कंबाइन समथिंग इन अ रिएक्शन, तो इसलिए यहाँ पे कुछ सिंथेसिस होता है। जब भी आपको कोई नई चीज बनाना होता है तो उसको हम कहते हैं वी आर सिंथेसाइजिंग समथिंग। एंड वो नई चीज बनाने के लिए आप जनरली कोई रॉ मटेरियल्स होते हैं आपके पास, रिएक्टेंट्स होते हैं, आप उनको कंबाइन करते हो तब वो नई चीज बनती है। तो यहाँ पर भी हमें फूड बनाना है, तो फूड बनाने के लिए हमें कुछ रिएक्टेंट्स चाहिए। उन रिएक्टेंट्स को हम लेकर कंबाइन करते हैं और हमारा प्रोडक्ट बनता है। बट वो जो कॉम्बिनेशन हो रहा है या वो जो रिएक्शन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में होगा? वो होगा लाइट की प्रेजेंस में। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लाइट इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वो एनर्जी ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये वो एनर्जी है, सनलाइट वो एनर्जी है जो इस प्रोसेस को इग्नाइट करती है, जो इसको स्टार्ट करती है, इसको एनर्जाइज करती है। नाउ द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स कैप्चर्स द सनलाइट। तो सनलाइट को आखिर हार्नेस कौन करता है? तो वो क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो जनरली लीव्स में देखा जाता है, वो कैप्चर करता है सनलाइट को। सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में। नाउ केमिस्ट्री का ये बेसिक सा एक थंब रूल है कि अगर किसी भी रिएक्शन को करने के लिए या किसी भी प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लगाना पड़ रहा है, तब जाके वो रिएक्शन स्टार्ट हो रही है या वो रिएक्शन अकर हो रही है, उस केस में उस रिएक्शन को या उस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडो मीन्स इन, समथिंग विच इज कमिंग इन, एंड थर्मिक मीन्स एनर्जी। तो एक तरीके से आप एक एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, द एनर्जी इज एंटरिंग फ्रॉम आउटसाइड, देन ओनली आपका ये प्रोसेस होगा। तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, दैट इज द सन्स एनर्जी, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है। now एंडोथर्मिक का ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑपोजिट एग्जाम्पल,
जो कि डिफाइन करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को या एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस को, वो है रेस्पिरेशन। नाउ रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस किया प्लांट्स ने और ये प्लांट आपने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इस प्लांट के अंदर जो भी फूड था वो आपके अंदर आएगा, आप रेस्पिरेशन में उसका ब्रेक डाउन करोगे, एनर्जी रिलीज होगी, एंड वो एनर्जी जो रिलीज होगी वो आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करोगे। यही मैंने स्टार्टिंग में समझाया था इस लेक्चर में कि जो आप फूड लेते हो उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स आपको एनर्जी सप्लाई करते हैं और ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करते हैं। तो ये जो एनर्जी आती है वो कैसे आती है फूड से, उसको पहले ब्रेक करना पड़ता है हमें फूड को, वो हम रेस्पिरेशन में ब्रेक करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसीलिए एंडोथर्मिक का ऑपोजिट हो जाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड एक्सो मींस आउट और एग्जिट। तो ऐसे प्रोसेसेस या रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी रिलीज हो उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, एंड जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसको कंप्लीटली ऑपोजिट माना जाता है फोटोसिंथेसिस का। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो हम फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं एनर्जी को यूज करके, उसी फूड को रेस्पिरेशन में ब्रेक किया जाता है एंड उसी एनर्जी को रिलीज कर दिया जाता है। तो photosynthesis, always remember this, that photosynthesis is an endothermic process because it requires energy, एंड उसी के ऑपोजिट होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या प्रोसेसेस। नाउ अर्थ के ऊपर एनर्जी के लिए आपको प्लांट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स प्लांट पे डिपेंडेंट है। नाउ आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स प्लांट पे कैसे डिपेंडेंट हो सकते हैं, व्हाट इफ आई एम अ नॉन वेजिटेरियन और व्हाट इफ आई एम अ कार्निवोर, जैसे कि लायन। लायन तो जाके प्लांट्स कंज्यूम नहीं करता है, तो लायन कैसे प्लांट पे डिपेंडेंट हो गया। तो प्लांट पे डिपेंडेंट वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली होता है। प्लांट को कंज्यूम करते हैं आपके वेजिटेरियंस, या जिसको हम साइंस की भाषा में हर्बीवोर्स कहते हैं। These consume plants, एंड इन हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं कार्निवोर्स, या जिनको आप लेमैन लैंग्वेज में नॉन वेजिटेरियन कह सकते हो। तो प्लांट को कंज्यूम किया एक हर्बीवोर ने और हर्बीवोर को कंज्यूम किया एक कार्निवोर ने। हर्बीवोर को हम कहेंगे कि ये प्लांट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट प्लांट कंज्यूम कर रहा है। कार्निवोर is dependent on herbivore which is in turn dependent on her plants। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कार्निवोर्स होते हैं वो प्लांट पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। herbivores are directly dependent on plant for energy and carnivores are indirectly dependent on plants for energy। तो अल्टीमेटली अर्थ पे अगर आपको एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो आप प्लांट पे डिपेंडेंट हो। बट प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, प्लांट को एनर्जी मिल रही है सन से। तो इसीलिए यहाँ पे ये सेंटेंस मेंशन किया गया है दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। फाइन। तो सारे ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे हैं वो किसी ना किसी तरीके से प्लांट पे डिपेंडेंट है, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो चाहे वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो। ये डिपेंड करता है कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, क्या वो हेट्रोट्रोफिक है, और हेट्रोट्रोफिक में भी वो किस तरह के हेट्रोट्रोफिक है, दे आर हर्बीवोर्स और दे आर कार्निवोर्स। बट चाहे वो हर्बीवोर्स हो वो कार्निवोर्स हो, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट, बी इट डायरेक्टली और बी इट इनडायरेक्टली। बट प्लांट को भी एनर्जी कहाँ से मिल रही, क्या प्लांट खुद से एनर्जी जनरेट कर सकता है? नहीं, उसको एनर्जी मिल रही है सन से, वो सन की एनर्जी को ही हार्नेस कर रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। सेकेंड जो रॉ मटेरियल था या सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल विच इज अ ग्रीन पिगमेंट, जो जनरली आपका स्पॉट किया जाता है लीव्स में। सो ग्रीन पिगमेंट दैट हेल्प्स लीव्स कैप्चर सनलाइट एंड प्रिपेयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो क्लोरोफिल होता है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है
जिसकी वजह से लीव्स आर केपेबल ऑफ कैप्चरिंग सनलाइट, एंड जब वो ये सनलाइट कैप्चर कर लेते हैं तो वो फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। एंड फूड प्रिपेयर करने के लिए उनको एक रिएक्टेंट चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा चाहिए होता है वाटर। इन दोनों को ही कंबाइन करके आपका फूड बनता है। तो अगर क्लोरोफिल ना हो तो भले सन प्रेजेंट है, ठीक है, सन माइट बी देयर, आपकी पहली कंडीशन जो है फोटोसिंथेसिस की वो तो फुलफिल हो गई कि भाई सनलाइट है, बट सनलाइट को कौन हार्नेस करेगा, उसको कैप्चर कौन करेगा? उसको कैप्चर कर सकता है ग्रीन कलर का पिगमेंट विच इज क्लोरोफिल। So second important condition for photosynthesis is chlorophyll का presence. If chlorophyll is present, then it can capture sunlight. जब ये दोनों conditions fulfill हो जाती हैं, then what happens is जो भी atmospheric carbon dioxide है उसको प्लांट में एब्जॉर्ब किया जाता है एंड वाटर को यूज करके दोनों को कंबाइन करके फूड प्रिपेयर होता है ना। जनरली ये देखा जाता है कि क्लोरोफिल आपके लीव्स में प्रेजेंट होता है। लीव्स आर द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो लीव्स को कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। Other green parts of the plant like green stems and green branches can also perform photosynthesis. तो अगर कोई भी पार्ट अदर देन लीव्स ग्रीन कलर का है, स्टेम है ग्रीन कलर की या ब्रांचेस है ग्रीन कलर के, तो वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल है, वो ग्रीन कलर के हैं, तो वो क्यों नहीं हार्नेस कर सकते हैं सनलाइट? बट इशू तब आता है जब यही प्लांट यंग होता है, तब तो सब चीज ग्रीन होती है, उसका स्टेम भी ग्रीन है, उसकी ब्रांचेस भी ग्रीन है। बट एज द प्लांट बिकम्स ओल्डर और इट मेच्योर्स, तो वो क्या होता है कि उस प्लांट में बार्क का डिपोजिशन होने लगता है, सेल्स डेड होने लगते हैं, वो ब्राउन कलर का हो जाता है उसके ब्रांचेस, और उसका जो स्टेम होता है ट्रंक में कन्वर्ट होने लगता है, वो एक ट्री का शेप लेने लगता है। देन इन दैट केस जो एक ओनली पार्ट बचता है प्लांट का जो कि ग्रीन कलर का होता है, वो होते हैं उसके लीव्स। सो यस, इन मेनी हर्ब्स एंड श्रब्स जो कि ग्रीन कलर के रहते हैं, तो वहाँ अदर देन लीव्स, स्टेम्स और ब्रांचेस भी परफॉर्म करती हैं फोटोसिंथेसिस, बट उनको फूड फैक्ट्रीज नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो आज ग्रीन है, कल हो सकता है कि वो कलर ब्राउन में कन्वर्ट हो जाए, वो थोड़ा मेच्योर हो तो वो वुडी स्टेम हो जाए या वुडी ब्रांचेस हो जाएं। तो लीफ ही एक ऐसा सोर्स रह जाता है फूड का, बिकॉज इट रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट। अगर वो बाय चांस अपना क्लोरोफिल लूज कर देती है, येलो कलर की हो जाती है, तो आप देखते हो कि ऑटम सीजन में शेडिंग हो जाती है फिर ऐसी लीव्स का, एंड लीव्स दे जनरली लूज देयर क्लोरोफिल एज दे ग्रो ओल्ड। But the only reliable source of photosynthesis, yeah, the only reliable site where photosynthesis can occur in plants is green leaves. Now, लीव्स पे ही क्या सारे प्लांट डिपेंडेंट रहते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें लीव्स ही नहीं होती या लीव्स रिड्यूस कर जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया डेजर्ट प्लांट्स में, डेजर्ट प्लांट्स में लीव्स होती नहीं है, वहां पे जो लीव्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, स्केल लाइक हो जाती हैं या स्पाइन लाइक हो जाती हैं या वो नीडल लाइक बहुत रिड्यूस हो जाती हैं। ऐसे केस में अगर लीव्स इतनी रिड्यूस हो गई हैं तो कैसे वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगी? द क्वेश्चन इज कि क्यों ऐसा होता है कि डेजर्ट प्लांट्स में लीव्स रिड्यूस हो जाती हैं? द रीजन बिहाइंड दिस इज कि डेजर्ट में वाटर की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी होती है सॉइल में, एंड एटमॉस्फेयर में भी वहाँ रेन बहुत रेयरली होती है। मॉनसून या रेनी सीजन बहुत रिड्यूस्ड होता है या ना के बराबर होता है, महीनों के महीनों वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। द ओनली वे टू रिप्लेनिश वाटर इन द सॉइल इज रेन। रेन वहां ज्यादा होती नहीं है डेजर्ट में, एंड बाई चांस अगर हो भी तो वहां का सॉइल इतना ज्यादा सैंडी होता है कि वो वाटर को रिटेंशन या वाटर को रिटेन नहीं कर पाता है। इन दैट केस अगर वहां के जो प्लांट्स है अगर उनकी लीफ बहुत ज्यादा फ्लैट स्ट्रक्चर, जैसे कि आप अपने नॉर्मल मिजोफिटिक प्लांट्स देखते हो जो कि प्लेन एरियाज में ग्रो करते हैं, अगर उनकी लीफ भी इतनी ज्यादा फ्लैट या ब्रॉड होंगी तो उसमें उतने ही ज्यादा ओपन पोर्स होंगे जहां से वाटर का लॉस होगा बाय अ प्रोसेस विच इज नोन एज
ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट के लिए एक नेसेसरी इवल होता है। बेसिकली प्लांट्स में जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो थ्रू पोर्स होता है, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। वहीं से प्लांट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, वहीं से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, वहीं से प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज भी करते हैं फोटोसिंथेसिस। वील सी दैट। तो ये जो पोर्स होते हैं जब ये ओपन होते हैं फॉर गैशियस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसी टाइम पे सन की वजह से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स लूज भी होता है, एंड उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो अगर जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनकी लीव्स भी इतनी ब्रॉड होंगी और उनमें बहुत सारे पोर्स होंगे, तो वाटर का लॉस होता रहेगा। एंड सॉइल में है नहीं वाटर, एटमॉस्फेयर में है नहीं वाटर, तो द अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ सच प्लांट्स वुड बी डेथ। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए प्लांट्स, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स जो होती है वो काफी रिड्यूस हो जाती है, एंड उनके जो स्टेम्स होते हैं वो ऐसे ब्रॉड हो जाते हैं, ग्रीन कलर के, ये ओपनशिया है जैसे। तो इतना ब्रॉड उसका स्टेम होता है एंड फुल ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का है पूरा स्टेम। एंड इसमें आपके ऐसे लीव्स होते हैं, फाइन लाइक कांटे जैसे। ये ओपनशिया हो गया। आप लोगों ने कैक्टस देखा होगा। कैक्टस में क्या होता है, कैक्टस का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एंड उसमें भी ऐसे स्पाइंस निकले रहते हैं। तो कैक्टस हो गया, ओपनशिया हो गया, इन सभी में आप देखोगे कि लीव्स रिड्यूस्ड होती हैं इनटू थॉर्न्स एंड स्पाइंस। स्केली लीव्स हैं या स्पाइनी लीव्स हैं, एंड वहां पे फिर क्वेश्चन उठता है कि वहां फोटोसिंथेसिस कौन करेगा। तो उनके जो ये स्टेम होते हैं जो कि अब ग्रीन कलर के हो चुके हैं, ब्रॉड हो चुके हैं, दे कैरी आउट photosynthesis. Not the leaves, but the stems, they become green, they become fleshy, they become broad. वो आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो डेजर्ट प्लांट्स में जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, दैट इज नॉट लीव्स, द मेन साइट इज द ग्रीन स्टेम्स। नाउ अदर देन दिस, यहाँ पे बात की गई है एल्गी की। एल्गी प्लांट किंगडम में ही फॉल करते हैं, बट दे डू नॉट हैव अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्लांट्स। जैसे प्लांट्स का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें रूट होता है, स्टेम्स होते हैं, एंड देन यू हैव लीव्स। बट एल्गी का इस तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता, उनका बॉडी में ये सारी पार्ट्स मिसिंग होते हैं। उनकी बॉडी एक सैक लाइक होती है या थैलस लाइक होती है, थैलाइड बॉडी होती है एल्गी की। एल्गी को जनरली आप ऑब्जर्व करोगे कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी स्टैग्नेंट हो, वाटर जहाँ कहीं भी रुका हुआ होगा, स्टैग्नेंट होगा, वहां आपको एल्गल ग्रोथ देखने को मिलेगी इन इन द फॉर्म ऑफ सम ग्रीन शीट, या एक ग्रीन ग्रोथ जैसा आपको दिखेगा। से सपोजिंग कहीं पॉन्ड हो एंड वहां पे पानी बहुत सालों से बदला नहीं गया है, बहुत साल क्या बहुत महीनों से भी अगर आप ना बदलो, कई महीनों तक अगर आप ना बदलो वहां का पानी, उसको क्लीन ना करो और उस पॉन्ड में पानी को ऐसे स्टिल रहने दो, स्टैग्नेंट रहने दो, यू विल सी कि वहां पे ग्रीन ग्रोथ, एक ग्रीन कारपेट जैसा, शीट जैसा बिछ जाएगा पानी के सरफेस के ऊपर। दैट इज एल्गी। सो एल्गी आर ग्रीन इन कलर, दे बिलोंग टू प्लांट किंगडम, बट वो एक टिपिकल प्लांट जैसा उनका बॉडी नहीं होता है। एल्गी क्योंकि ग्रीन कलर के होते हैं, उनके पास भी एम्पल अमाउंट में क्लोरोफिल होता है। सो एल्गी आर ऑल्सो नोन टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। सो एल्गी को यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन दिया गया है
because they are not typical plants. They do not have leaves. They do not have a typical plant body structure. But because they have chlorophyll, they can perform photosynthesis. उनकी पूरी बॉडी ही ग्रीन कलर की होती है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टी सेल्युलर हो, एंड वो अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट रॉ मटेरियल इज कार्बन डाइऑक्साइड. One of the most essential reactants to be involved in photosynthesis is carbon dioxide. Now, carbon dioxide plant acquire कैसे करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड अक्वायर करने का एक तरीका है, वो है एटमॉस्फेयर से. एटमॉस्फेयर में आपकी CO2 गैस है 0.03%, एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से अक्वायर करता है प्लांट. तो प्लांट में जो आपकी लीव्स होती हैं उनमें ये ऐसे पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स. देयर आर मेनी पोर्स लाइक दिस ऑन द लीफ. फाइन. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो इस पोर के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करती है. ना अगर आप इन पोर्स को देखोगे तो ये पोर्स का एक मैग्नीफाइड डायग्राम देखो जब आप, देन यू विल रियलाइज कि इनका स्ट्रक्चर होता कैसे है. इन पोर्स को बायोलॉजी में या साइंस की भाषा में स्टोमाटा कहा जाता है. फाइन. तो स्टोमाटा ये पूरा एक स्टोमेटल एपरेटस है. यहाँ पे जो डायग्राम है वो पूरा एक स्टोमेटल एपरेटस है. एंड इस स्टोमेटल एपरेटस में अगर आप देखो तो यहाँ पे बीच में ये जो मैं रेड कलर से ये शो कर रही हूँ, ये पार्ट आपका पोर है. फाइन. ये वो पोर है जहां से एंटर करेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज दैट पोर from where carbon dioxide will enter. Now how this pore is formed? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर करेगी या ऑक्सीजन रिलीज होगी तो भी वो यहीं से रिलीज होगी. जो भी गैसेस एक्सचेंज होना है वो इसी पोर के थ्रू होगा. तो इस पोर को अगर हम ब्रेक डाउन करें इसका स्ट्रक्चर, तो इसमें होते हैं यहाँ पे दो किडनी शेप के आपके गार्ड सेल्स. दीज टू आर दी गार्ड सेल्स. GC मैं लिख रही हूँ इसको, गार्ड सेल्स. ये दोनों गार्ड सेल्स जनरली ग्रीन कलर के होते हैं एंड इनमें काफी सारा क्लोरोफिल होता है. तो ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं? दे आर जस्ट लाइक टू गार्ड्स जो कि गेट पे खड़े हैं. जब ये गेट खोलेंगे तब गेट ओपन होगा, जब ये गेट को क्लोज कर देंगे तो गेट बंद हो जाएगा और कोई भी एक्सचेंज बंद हो जाएगा. तो ये गार्ड सेल्स बेसिकली इस पोर को गार्ड करते हैं. जब ये गार्ड सेल्स फुल्ली टर्जिड होते हैं, अपना फुल्ली लोडेड होते हैं विद वाटर एंड एवरीथिंग, तो ये ओपन होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, तो पोर ओपन हो जाता है. एंड बाद में जब ये टर्जिडिटी लूज कर देते हैं, वाटर लॉस हो जाता है, या इसका पीछे का एक मैकेनिज्म होता है कि कैसे स्टोमेटल ओपनिंग खुलती है बंद होती है. आपको बेसिक से अभी यहाँ समझने का इतना मतलब है कि जो गार्ड सेल्स हैं वो जब स्ट्रेच होते हैं तो पोर ओपन हो जाता है, एंड जब ये वापस से रिलैक्स करते हैं स्ट्रेच करने के बाद तो ये पोर बंद हो जाता है. तो पोर कीप्स ऑन ओपनिंग क्लोजिंग डिपेंडिंग अपॉन कि कैसी सिचुएशन है, हमें गैसेस एक्सचेंज की जरूरत है कि नहीं, दिन का टाइम है कि रात का टाइम है, तो वो उस हिसाब से पोर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स. नाउ इन गार्ड सेल्स को सपोर्ट मिलता है ये जो आसपास ये जो बाकी ये बने हुए हैं सेल्स, इनसे. इनको कहते हैं सब्सिडरी सेल्स. सो दीज आर द सब्सिडरी सेल्स. These subsidiary cells which are present around the guard cells, they support this stomata. इस पूरे को हम stomatal apparatus कहते हैं एंड इस पोर को हम कहते हैं स्टोमा. एंड स्टोमा का ही प्लूरल हो जाता है स्टोमाटा. जब बहुत सारे स्टोमाटा होते हैं, क्योंकि लीफ पे एक ही तो स्टोमा होता नहीं है, देयर आर सेवरल ओपनिंग्स, तो उसको हम प्लूरली स्टोमाटा कहते हैं. एक सिंगल पोर को हम स्टोमा कहते हैं. तो दिस पोर इज नोन एज स्टोमा. It is
फॉर्म्ड बाय दीज टू गार्ड सेल्स, किडनी शेप्ड, जैसे आपकी किडनी होती है, या बीन शेप्ड, ऐसे दो गार्ड सेल्स होते हैं। ये दो गार्ड सेल्स ऐसे एक दूसरे के जब एडजेसेंट में लाई करते हैं तो ये यहाँ पे पोर बनती है। जब ये दोनों ऐसे स्ट्रेच करते हैं बाहर की तरफ, तब आपका ये पोर खुल जाता है। यही जब रिलैक्स कर जाए बाय चांस, ठीक है, जब ये रिलैक्स कर जाए या अंदर की तरफ इनवर्ड्स ये रिलैक्स कर जाए, तब आपकी यही पोर क्लोज हो जाएगा। सो एंड बेसिकली इसमें जो ज्यादा इन्वॉल्व रहता है वो इनर वॉल रहती है, कि जो इतनी थिक सी मैंने इनर वॉल बनाई है ब्लैक कलर की, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसीलिए ये इतनी थिक होती है। दिस इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स इज प्लेइंग अ मेजर रोल, इसीलिए इतनी थिक होती है। जब ये बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है तो ओपन हो जाता है पोर, और जब यही रिलैक्स करता है वापस अपने पोजीशन पे आता है तो पोर क्लोज हो जाता है। इस तरीके से ये जो आपकी स्टोमेटा होते हैं, विच आर द पोर्स प्रेजेंट ऑन लीफ सर्फेसेस, ये आपके गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है वो इसी के थ्रू आपकी प्लांट बॉडी में एंटर करती है। नाउ वाटर की बात अगर हम करें तो रेन होती है, रेनफॉल, रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। रेनफॉल होती है, पानी आपका सॉइल में कलेक्ट होता है, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर को होल्ड करके रखते हैं, एंड जैसे भी आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है तो ये वाटर सॉइल से ऊपर जाता है, तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। एक एक प्लांट के पार्ट में, लीफ में, ऐसे पूरा स्टेम से होता हुआ ये एक एक पार्ट में ये पानी जाता है आपका, इसके साथ मिनरल्स भी। एंड इसके लिए आपका जो मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो रूट होता है, रूट ही वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल, एंड ये इसको फिर पहुंचाया जाता है प्लांट के हर एक पार्ट तक। नाउ अब जब हमने सारे रॉ मटेरियल्स देख लिए हैं, now we can understand the actual reaction or the actual process of photosynthesis. So as you can see, यहाँ पे आप देखोगे रिएक्शन में कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर सिटिंग एज रिएक्टेंट्स। आप कोई भी रिएक्शन देखो तो एक रिएक्टेंट 1 होता है प्लस एक रिएक्टेंट 2 होता है, ठीक है। वो कंबाइन करते हैं तो आपका कोई एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे पहला रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा रिएक्टेंट है वाटर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसीलिए प्लस साइन है यहाँ पे, एंड फिर ये एरो इधर दिखाया गया है, ये फाइनल प्रोडक्ट्स हैं इधर। कंडीशन जो दो इंपॉर्टेंट हैं इस फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसको अभी हम स्टडी करके आ रहे हैं, वो है सनलाइट और क्लोरोफिल, तो वो दोनों यहाँ मेंशन किया गया है उनको। एंड अल्टीमेटली आपका यहाँ फॉर्म हो रहा है कार्बोहाइड्रेट as the main product of this photosynthesis reaction. तो जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं आपस में, तो यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिस मेनली ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, अगर आपको पता हो तो C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। जब भी किसी कोई इंसान फेंट कर जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको सबसे पहले लोग कहते हैं ग्लूकोज दो, एनर्जी लो हो रही है, ग्लूकोज लो। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट विच इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, बॉडी इसको डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब करके इंस्टेंट एनर्जी अक्वायर करती है, तो यही ग्लूकोज इसमें फॉर्म होता है, उसी ग्लूकोज का फॉर्मेशन ही उसका फॉर्मूला है। ना क्वेश्चन अराइज करेगा, अगर किसी ने भी बेसिक सी केमिस्ट्री पढ़ी है तो कोई कहेगा कि ये रिएक्शन कितनी अनबैलेंस्ड है। यहाँ एक कार्बन दिख रहा है, एरो के इस साइड पे, एरो के इस साइड पे 6 कार्बन दिख रहे हैं, तो हम इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 6 कार्बन, ठीक है। चलो 6 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 12 हो गया, ये 11, चलो ठीक है। ये अभी भी लेकिन अनबैलेंस्ड ही दिख रहा है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 12 है, अगेन अनबैलेंस्ड, तो C6H2O। अब ये कहीं जा करके C तो बैलेंस हो गया, C6 एंड H12 हो गया बैलेंस्ड,
नाउ इधर ऑक्सीजन 6 है, इधर ऑक्सीजन कहीं ना कहीं सॉरी 13 है। सी 6 into 2 is 12 एंड 1 सॉरी 6 इधर भी है, तो ये हो गया 12 + 6 18 हो गया आपका। बट यहाँ कहीं ना कहीं सिर्फ 8 ही दिख रहे हैं, तो इसको बैलेंस यहाँ पे तो कुछ भी हम अगर लगाएंगे अभी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। हम इधर ये जो ऑक्सीजन अकेला पड़ा है इसमें हम लगा सकते हैं। अगर हम 6 यहाँ पे लगा दें तो ये 6 into 2 12 हो जाएगा, और ये 6 प्लस करेंगे तो 18। और नाउ दिस रिएक्शन लुक्स बैलेंस्ड। और आपके दिमाग में एक ये भी सवाल आना चाहिए कि चलो भाई ग्लूकोज तो फॉर्म हो गया, द मेन प्रोडक्ट ये उसका फॉर्मूला है, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी, और यही फोटोसिंथेसिस में बनता है। एंड आपको ये भी क्लियर हो गया होगा अभी तक कि एक फोटोसिंथेसिस के लिए, फॉर वन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, या एक ग्लूकोज बनाने के लिए, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे अगर ग्लूकोज के आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे एक सिंगल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि अब रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें चाहिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स चाहिए, 6 हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स चाहिए। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तब एक ग्लूकोज बनेगा जाकर के। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस ऑक्सीजन डूइंग हियर? Now, this oxygen is nothing else but a byproduct of photosynthesis का reaction। आज हम जिस ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, ऑक्सीजन हमारी नेसेसिटी है, बिना ऑक्सीजन को इनहेल किए हम 1 मिनट नहीं जिंदा रह सकते हैं, वो ऑक्सीजन बनाने के लिए ये प्रोसेस नहीं किया जा रहा है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का तो मेन मकसद है फूड बनाना, ऑक्सीजन बनाने के लिए नहीं ये प्रोसेस किया जा रहा है। बट ऑक्सीजन अपने आप बन जा रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। फाइन, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। ये ऑक्सीजन का बेसिकली जो ओरिजिन होता है ये वाटर से होता है, ये रिएक्शन करके पता किया गया है। लोगों को शुरू में कंफ्यूजन हुआ कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, उसके लिए काफी आइसोटोपिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए थे, एंड उससे ये पता चला कि जो ऑक्सीजन वाटर का होता है वो बेसिकली रिलीज हो जाता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट, आप कुछ भी कह लो, वो रिलीज हो जाता है। एंड जो कार्बन के जितने भी ऑक्सीजन होते हैं वो सब यहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं आकर के इन मेकिंग अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। सो नाउ कार्बोहाइड्रेट हैज बीन फॉर्म्ड, ग्लूकोज बन गया है। ग्लूकोज के ही और यूनिट्स को अटैच करके प्लांट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बना लेंगे, जैसे स्टार्च, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज बनने लगेगा तो प्लांट अगर नहीं यूज कर पा रहा है तो उसको फिर वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने यहाँ स्टोर कर लेता है स्टार्च के फॉर्म में। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट तो प्लांट को मिल गया। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एंड न्यूट्रिशन में हमने कहा था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 3, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो भाई कार्बोहाइड्रेट तो बन गया एज अ मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट व्हाट अबाउट फैट्स एंड प्रोटीन्स? ये कहाँ से मिल रहे हैं प्लांट को? तो ये कार्बोहाइड्रेट ही एक्ट करते हैं एज रॉ मटेरियल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। नाउ प्रोटीन्स के साथ एक इशू ये है कि ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हम कार्बन ले लेंगे, हम हाइड्रोजन ले लेंगे, हम ऑक्सीजन ले लेंगे, और हम उसको कैसे भी रीअरेंज करके कुछ कुछ प्रोसेस में करके उसको प्रोटीन बना देंगे, फैट बना देंगे। बट प्रोटीन में एक ऐसी चीज है जो उसका एसेंशियल पार्ट होता है जिसके बिना प्रोटीन पॉसिबल नहीं है, और वो है नाइट्रोजन। तो प्रोटीन को कार्बन मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, बट नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन तो है नहीं। तो नाइट्रोजन आपको पता होगा इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। 72% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है। तो प्लांट डायरेक्ट वहीं से क्यों नहीं ले लेते? प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस ले लें एटमॉस्फेयर से, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, नाइट्रोजन गैस ले लें।
काम चल जाएगा, वो उसको फिर इनकॉर्पोरेट कर ले, प्रोटीन्स बना ले। इशू नाइट्रोजन के साथ ये है कि नाइट्रोजन का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, प्लांट्स नहीं कर सकते ये चीज। तो भले ही आपके एटमॉस्फेयर में 72% नाइट्रोजन हो, बट प्लांट्स उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसका क्या तरीका है? नाइट्रोजन को इनकोऑपरेट करने का, टू मेक प्रोटीन्स, उसका एक ही तरीका है कि नाइट्रोजन जाता है आपका सॉइल में। सॉइल में प्रेजेंट होते हैं आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। वो नाइट्रोजन को, उनके पास ऐसा एंजाइम है जो कि इस नाइट्रोजन को यूज करके नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स बना लेता है, लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया। इस तरह से कन्वर्जन होता है फ्रॉम अमोनिया टू नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स। फिर वो नाइट्रेट्स सॉइल में जब होते हैं तो उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड इस नाइट्रेट को फिर वो यूज करता है टू मेक प्रोटीन्स। इसका पूरा एक प्रोसेस है, वो नाइट्रोजन साइकिल में जनरली पढ़ा जाता है। यहाँ पे बस मेरा बताने का इतना मतलब था कि जो तीनों आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को कैसे मिल रहे हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट तो प्लांट खुद ही बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, फाइन। और उसी ग्लूकोज को यूज करके वो और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी बना लेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट्स का तो इशू खत्म हो गया। इसी कार्बोहाइड्रेट को एज अ बेस मटेरियल लेकर के वो फैट्स भी बना लेंगे और प्रोटीन्स भी बना लेंगे, क्योंकि बेसिकली आपको कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए ये मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं या ये एटम्स चाहिए होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इनको आप अरेंज रीअरेंज करके बना लोगे फैट्स एंड प्रोटीन्स। बट इशू है प्रोटीन्स में, एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका पार्ट होता है, वो है नाइट्रोजन। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन बनेगा नहीं, वो बेसिक बैकबोन में ही आते हैं प्रोटीन के। तो नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है? तो उसका सप्लाई हो रहा है आपका एटमॉस्फेयर से। डायरेक्टली प्लांट यूज नहीं कर सकते, तो वो इनडायरेक्टली लेते हैं फ्रॉम द सॉइल। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके सॉइल में, बैक्टीरिया वगैरह, जो कि इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको प्लांट्स यूज कर सकें। फिर वो प्लांट्स उसको वहां से एब्जॉर्ब करके अपना प्रोटीन बना लेते हैं। This is how plants prepare all these three things for themselves. ठीक है, एंड इस तरह से प्लांट्स का न्यूट्रिशन अक्वायर होता है। नाउ क्वेश्चन इज कि आप जब नेचर में देखोगे तो जरूरी नहीं है सारी लीव्स ग्रीन ही हो। किसी किसी प्लांट की लीव्स ब्राउन कलर की होती हैं, किसी किसी प्लांट में लीव्स रेड कलर की भी होती हैं। तो क्या जिन प्लांट्स में लीव्स ब्राउन कलर की हो या रेड कलर की हो, तो क्या ऐसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं? द थिंग इज, क्लोरोफिल तो सभी लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो फिर ये लीव्स, क्वेश्चन उठता है ग्रीन कलर की क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि कुछ प्लांट्स में लीव्स में अदर देन क्लोरोफिल कुछ और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो पिगमेंट जब अपना ब्राउन कलर या रेड कलर इम्पार्ट करते हैं तो वो इसको हाइड कर देते हैं, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर कहीं गया नहीं है या क्लोरोफिल कहीं गया नहीं, वो बस मास्क हो गया है, क्योंकि उसे डार्कर कलर एक आ गया है। तो कहीं ना कहीं हमें ग्रीन दिख नहीं रहा है, बट दैट डजंट मीन कि क्लोरोफिल है ही नहीं। तो चाहे ब्राउन लीव्स हो, रेड लीव्स हो, इनमें भी क्लोरोफिल होता है, ऑल्दो इट इज हिडन, इट इज मास्क्ड। तो यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है ना। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे हम पता कर सकते हैं कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो है आपका स्टार्च टेस्ट या आयोडीन टेस्ट, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे ना। द थिंग इज कि लीव्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ग्लूकोज बनाते हैं, रिएक्शन में आपका ग्लूकोज बनता है। बट बहुत सारा ग्लूकोज जब बन रहा है फोटोसिंथेसिस में, तो जरूरी नहीं है वो सारा का सारा ग्लूकोज प्लांट एक एट अ टाइम ही यूज कर ले उसको। तो वो उसको एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं, और उसे हम स्टार्च कहते हैं। स्टार्च का क्या है, वो वाटर इंसॉल्युबल है, तो वो इजीली प्लांट में स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज वाटर सॉल्युबल होता है, तो वो वाटर में सॉल्युबल होकर के फिर आपका उसको कहीं ना कहीं आपको यूज करना पड़ेगा। तो उसको स्टोर करने के लिए, प्लांट में सेफली रखने के लिए फॉर फ्यूचर यूज, उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
ना अगर आपको ये पता लगाना है कि किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं, या स्टार्च बन रहा है कि नहीं, आपको लीफ लेनी पड़ेगी उस प्लांट की। ना आप उस लीफ को ट्रांसफर करोगे एक टेस्ट ट्यूब में। उस टेस्ट ट्यूब में आप लोगे इथेनॉल, एंड उस टेस्ट ट्यूब को आप एक बीकर में रखोगे। उस बीकर में होगा वाटर। ये वाटर है। ये वाटर है बीकर में। ठीक है, बीकर में वाटर है और उसमें हमने ये टेस्ट ट्यूब रख दिया है। ये रहा वाटर, हमने बीकर में लिया, और टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है इथेनॉल। एक अल्कोहल है ये, और लैबोरेटरी वाला इथेनॉल लिया, और उसमें हमने डाला लीफ को, एंड इसको हमने रख दिया है एक बंसन बर्नर के ऊपर, यानी एक हीट सोर्स के ऊपर रख दिया। डायरेक्टली हम इथेनॉल को नहीं गर्म करेंगे, रिस्की होता है, फ्लेमेबल होता है। हम उसको सेफली हीट करना है हमको, तो हम पानी ले लेते हैं एक बीकर में और उसमें उस टेस्ट ट्यूब को डाल देते हैं जिसमें हमारा इथेनॉल प्रेजेंट है। तो इथेनॉल हमारा प्रेजेंट है इसके अंदर और हमारी लीफ है। हम उसको ले लेते हैं, यानी हीट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो लीफ होगी उसमें से सारा क्लोरोफिल लिंच हो जाएगा, वो क्लोरोफिल लेस हो जाएगी। वो लीफ एकदम ट्रांसपेरेंट या ग्रीन कलर तो उसका पूरा चला ही जाएगा, बिकॉज क्लोरोफिल पूरा डाई कर जाएगा इसमें। आपका क्लोरोफिल विल नॉट रिमेन देयर, बिकॉज आप उसको अल्कोहल में इतना बॉईल कर रहे हो अच्छे से, तो क्लोरोफिल तो गया इसमें। अब ये जो लीफ आपकी क्लोरोफिल लेस बची है, अब आप इसमें डालोगे आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स। आयोडीन सोल्यूशन के आप इसमें ड्रॉप्स डालोगे जब, इफ दैट लीफ हैज परफॉर्म्ड फोटोसिंथेसिस, उसमें स्टार्च का प्रोडक्शन हुआ, उसमें कार्बोहाइड्रेट बना है, तो आयोडीन स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है, तो आपकी लीफ ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी। अगर लीफ ब्लू ब्लैक कलर की हो जाती है तो हम कहेंगे कि इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ था, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बना है, स्टार्च प्रोडक्शन हुआ है। सो टू प्रूव कि लीफ में स्टार्च प्रोडक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। आप ऐसा कर सकते हो कि आप कोई पॉटेड प्लांट लो और उसको 4-5 दिन के लिए डार्क में रख दो, बिल्कुल कंप्लीट पिच डार्क रूम में रख दो, और फिर आप उस पे यही आयोडीन टेस्ट जब करके देखोगे तो आप देखोगे कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, क्योंकि 3-4 दिन में ऐसा होगा कि वो बिल्कुल पिच डार्क में है, कोई सनलाइट नहीं है, तो वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, अपना जितना भी रिजर्व स्टार्च है, ग्लूकोज है, सब वो यूज कर लेगा। इट विल बी डिवॉइड ऑफ एनी स्टार्च एंड ग्लूकोज। तो जब आप उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट करोगे, स्टार्च टेस्ट करोगे, तो यू विल गेट अ नेगेटिव रिजल्ट। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो वो तभी आएगा जब आपका पॉटेड प्लांट सनलाइट में होगा। आप उसी को डार्क से उठा के जब फिर सनलाइट में रख दोगे थोड़ी देर के लिए, देन इफ यू विल परफॉर्म द टेस्ट यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो इस तरीके से स्टार्च या आयोडीन टेस्ट किया जाता है लीफ के ऊपर, टू मेक आउट कि हाँ यहाँ पे कितना स्टार्च प्रोडक्शन हुआ है, स्टार्च प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज अ टिपिकल टेस्ट फॉर टेस्टिंग फॉर स्टार्च प्रेजेंस इन द लीफ। ये फोटोसिंथेसिस का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। नाउ, क्या सारे प्लांट्स ऑटोट्रोफिक होते हैं या इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं? नाउ नेचर कोई एक ऐसा वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वहां पे सब कुछ रैंडम है हमारे यूनिवर्स में, हमारे नेचर में। एंड आप ये कहो कि सारे ऑर्गेनिजम्स या नेचर में सब कुछ एक रूल एंड रेगुलेशन के से फॉलो होता है, तो वो गलत है। अगर हमने कह दिया कि प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक, तो वो हमने एक जनरल बात कही। क्या ये सभी प्लांट्स पे अप्लाई होता है, ये कहना गलत होगा। हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी कोई चीज बोलेंगे या हम एनिमल्स के लिए भी कोई चीज बोलेंगे, तो आप देखोगे कोई ना कोई उसका एक्सेप्शन निकल आता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन द यूनिवर्स, इन द नेचर, क्योंकि वो नेचर या यूनिवर्स कोई एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं करता है। सेम गोज फॉर प्लांट्स ऑल्सो।
प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। डू ऑल प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड? इट इज नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे हम उन्हीं एक्सेप्शंस को देखने वाले हैं। कुछ प्लांट्स हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, एंड वो प्लांट्स के बारे में हम अब पढ़ेंगे, द हेट्रोट्रोफिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, कर भी पाते हैं तो शायद पार्शियली कर पाते हैं, और उनको अपने सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो अगर उन्हें अपने सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे तो उनको कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्स देखना पड़ेगा, इसीलिए उनको हेट्रोट्रोफी पे स्विच करना पड़ता है। तो हम एक एक करके ये सारे हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं जो प्लांट्स में होते हैं। सबसे पहले जो प्लांट्स होते हैं वो है पैरासिटिक प्लांट्स। नाउ पैरासिटिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म तो फायदे में रहता है, विच इज द पैरासाइट, और एक ऑर्गेनिज्म नुकसान में रहता है या लॉस में रहता है, विच इज द होस्ट। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका लाइस, हेड लाइस, जुएं। जो सर में कुछ लोगों के जुएं हो जाते हैं, अगर आप हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन ना रखो तो काफी लोगों के सर में लाइस हो जाता है। लाइस क्या करता है, आपके हेड से, आपके स्कैल्प से ब्लड को सक करता है। तो धीरे धीरे वो आपकी बॉडी से ब्लड सक कर रहा है, या टेपवर्म इन्फेक्शन हो जाता है, या लीचेस होते हैं, ये ब्लड सकिंग करते हैं, या आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट सकिंग करते हैं। तो ये सब पैरासाइट्स है। या मॉस्किटो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पैरासाइट का, कि मॉस्किटो आता है, आपको बाइट करता है, आपकी बॉडी से ब्लड सक करता है, और कभी कभी आपको बीमार करके भी चला जाता है। तो ये जो पैरासिटिज्म का रिलेशनशिप होता है, इसमें जो पैरासाइट होता है वो तो फायदे में रहता है या उसको बेनिफिट होता है, बट द होस्ट इज ऑलवेज इन लॉस। इस तरह के आपके कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि ये पैरासिटिज्म रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे कि कस्कटा, या जिसे हिंदी में हम अमर बेल कहते हैं। तो कस्कटा क्या करता है, कोई भी ट्री हो गया, बाय चांस आपका ट्री है, और जो ये अमर बेल होगी ये ऐसे लिपटी रहेगी इस पूरे ट्री के साथ, एक क्लाइंबर की तरह, एंड इस ट्री से ये न्यूट्रिएंट सक करती रहेगी। ठीक है, तो जो अमर बेल है वो इस ट्री पे ग्रो करेगी, एंड वो इससे न्यूट्रिएंट सक करती रहेगी। तो इसको तो फायदा हो रहा है, कस्केटा इज इन प्रॉफिट, बट इस ट्री को तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो जो होस्ट है, जो होस्ट ट्री होगा वो लॉस में रहेगा। तो ये एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा है ये शो करने के लिए कि जरूरी नहीं है कि अगर प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करे। Cascata is not performing photosynthesis. It is depending upon the host tree जो कि photosynthesis करता होगा for its nutritional requirement. अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए कस्कटा होस्ट से न्यूट्रिएंट्स लेता है, रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स होस्ट से अब्सॉर्ब कर लिए। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इस तरह का पैरासिटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर न्यूट्रिशनल सप्लाई। तो वो ऑटोट्रोफिक थोड़ी ना कहलाएंगे, वो कहलाएंगे फिर हेट्रोट्रोफिक। सो कास्केटा इज वन एग्जांपल। सेकंड है आपका जो हम कैटेगरी देख रहे हैं वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। नाउ व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ना आपके दिमाग में भी ये सरप्राइजिंग चीज लगेगी आपको कि प्लांट्स भी इंसेक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स तो सिर्फ एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, बट देयर आर सम प्लांट्स इन नेचर जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, दे कंज्यूम इंसेक्ट्स। जिसमें एक एग्जाम्पल है पिचर प्लांट का। पिचर प्लांट में क्या होता है, जैसे आपका प्लांट है, ठीक है, उसकी जो लीफ होती है, उसका जो टिप होता है वो एक पिचर बन जाता है ऐसे, और उसकी जो टिप होता है वो एक ऐसे फ्लैप बन जाता है। ये आपका लीफ हो गया, लीफ की टिप मॉडिफाई हो गई है इनटू अ पिक्चर, और ये ऊपर उसका जो टिप है वो एक लिड बन गया है, और यहाँ पे हेयर होते हैं जो कि डाउनवर्ड्स की तरफ पॉइंट करते हैं। तो कोई भी इंसेक्ट आएगा, अगर बाय चांस वो उस पिक्चर में एंटर कर गया तो लिड क्लोज हो जाएगी,
और ये यहाँ इस हेयर में ट्रैप हो जाएगा। इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट है बाय चांस, वो ऐसे ट्रैप हो जाएगा, फिर एंजाइम्स रिलीज होंगे जो इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। नाउ यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि जब इसके पास लीफ है, ये पिक्चर भी ग्रीन कलर का है, लीफ भी ग्रीन कलर की, तो फोटोसिंथेसिस तो ये कर ही रहे हैं, तो क्या जरूरत है पिक्चर प्लांट को किसी इंसेक्ट को ट्रैप करके उससे न्यूट्रिशन डिराइव करने की? दिक्कत ये होती है कि जिस सॉइल में ये ग्रो कर रहा होता है वो सॉइल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से में होता है, उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। द सॉइल इज नॉट प्रोवाइडिंग, क्योंकि बहुत सारी मिनरल्स हैं जो सॉइल से मिलते हैं प्लांट को, बट अगर सॉइल वो मिनरल्स नहीं सप्लाई कर पा रहा है तो प्लांट को कहीं से तो वो मिनरल्स अक्वायर करने पड़ेंगे, तो वो इन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके अपने न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं। इसलिए इनको फोटोसिंथेसिस के साथ साथ इंसेक्टिवोरी पे भी डिपेंड करना पड़ता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि कुछ तो ये ऑटोट्रॉफी कर ही रहे हैं, फोटोसिंथेसिस तो ये कर ही रहे हैं, सो हाफ दे आर डूइंग ऑटोट्रॉफी एंड हाफ दे आर डूइंग हेट्रोट्रॉफी। इनमें फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, इनमें एक इंसेक्ट को भी डाइजेस्ट किया जा रहा है, तो इसीलिए इनको पार्शियल हेट्रोट्रोफ कहा जाता है। दीज आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। पिचर प्लांट इसका एग्जाम्पल है, वीनस फ्लाई ट्रैप इसका एग्जाम्पल है, सनड्यू है इसके एग्जाम्पल। एंड व्हाट दे डू इज दे आर स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स दैट ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये थोड़े अट्रैक्टिव होते हैं, तो इंसेक्ट्स इन पे आके जब बैठते हैं और ये बाय चांस अगर फॉल कर गए, इनके ट्रैप हो गए, तो बस उनका डाइजेशन हो जाएगा और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है सैप्रोफिटिक प्लांट्स की। नाउ फंजाई, ऑल्दो इसको प्लांट की कैटेगरी में रखा तो नहीं जाता है, क्योंकि फंजाई आर नीदर एनिमल्स नॉर दे आर प्लांट्स, इसीलिए एक सेपरेट किंगडम दिया गया है, किंगडम फंजाई। बट यहाँ पे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सैप्रोट्रोफ्स का क्या मतलब होता है? सैप्रोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करते हैं। कोई भी ऐसा मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो कि डेड हो या डीके कर रहा हो, सड़ रहा हो, मर चुका हो, उस पे ये फीड करते हैं, वहां से ये न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं। लाइक बाय चांस आप ब्रेड हो, ब्रेड रख के भूल गए हो ओपन में, आउट इन दी ओपन, या कोई बॉडी है जो कि डिकम्पोज हो रही है, तो वहां पे आप देखोगे कि फंगल ग्रोथ होगी। कोई लेदर बैग है, बारिश में भीग चुका है और आपने उसको ड्राई नहीं किया और आपने छोड़ दिया ऐसे ही। ठीक है, कोई भी ऐसा आइटम जिसमें थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो वहां पे अगर वो बाय चांस उसकी डेथ हो गई या उसका डीके होना स्टार्ट हो गया, तो वहां पे इस तरह के आपको फंगल ग्रोथ देखने को मिलते हैं, एंड ये उस डेड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ मैंने यहाँ पे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब बोला, तो फिर न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट कौन करता है? ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो सिक्रीट कर देते हैं उस मैटर के ऊपर। बाय चांस ब्रेड है, आप ब्रेड किचन में बाहर रख के भूल गए 2-3 दिन के लिए, तो अब इस ब्रेड के ऊपर फंगस का क्या होता है, इसके स्पोर्स ऐसे एयर में दे आर प्रेजेंट ऑल द टाइम इन द एयर। इसके स्पोर्स माइन्यूट होते हैं, दे आर नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आईज, एंड ये पूरे टाइम आपके एयर में प्रेजेंट रहते हैं। स्पेशली अगर आप इंडिया का सब ट्रॉपिक क्लाइमेट देखो, यहाँ पे तो इसके स्पोर्स बहुत ही प्रेवलेंट होते हैं फंगस के। तो ये फंगस के स्पोर्स हैं, एयर में दे आर प्रेजेंट ऑल द टाइम। ये आपकी ब्रेड है, ठीक है, दिस इज योर ब्रेड, एंड आप इसको कंज्यूम करना भूल गए, दिस इज आउट इन दी ओपन। अब इस ब्रेड में क्या है? ब्रेड बनी हुई है मैदे की, अल्टीमेटली इट इज व्हीट, इट इज कार्बोहाइड्रेट, फाइन। तो ये एक ऑर्गेनिक मैटर है। फंगस को ये अपना सूटेबल मटेरियल लगा कि हाँ यहाँ से हमको न्यूट्रिशन मिलेगा, फंगस स्पोर्स यहाँ पे फॉल करेंगे उनको, क्योंकि यहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो इस पे ग्रो करने लगेंगे। तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? फंगस जब यहाँ ग्रो कर जाएगा, वो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा, एक्सटर्नली वो एंजाइम्स रिलीज करेगा। वो एंजाइम्स आउट इन दी ओपन दे विल डाइजेस्ट द मैटर, एंड जब वो मैटर डाइजेस्ट होके सिंपल न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो फंगस उसको सिंपली अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो इस तरीके से सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स ये शो करते हैं वो बाहर एंजाइम्स अपने रिलीज करते हैं बॉडी के, न्यूट्रिशन को डिसॉल्व करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, एंड जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। लास्ट है आपका सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस इज अ प्लस प्लस रिलेशनशिप। इसमें जो दोनों पार्टीज होती हैं वो फायदे में रहती है। बोथ आर इन विन विन सिचुएशन, प्रॉफिट दोनों को ही होता है। जैसे कि लाइकेन, लाइकेन में क्या होता है, एल्गी होता है। एल्गी के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है, तो इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। नाउ फंगस, इट कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। व्हाई? बिकॉज फंजाई में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरोफिल इज टोटली एब्सेंट इन फंजाई, ठीक है, दे आर क्लोरोफिल लेस ऑर्गेनिजम्स। तो अब फंजाई अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करेगा, तो एक तरीका है सैप्रोट्रोफिक। फाइन। अब सैप्रोट्रोफिक केस में क्या होता है, आपको मर्सी पे रहना पड़ता है, कहीं कोई डेड डिकेइंग मैटर मिले, बाय चांस ना मिले तो हर कोई एक स्टेबल सोर्स चाहता है न्यूट्रिशन का। तो ऐसे में फंगस क्या करते हैं, अक्सर ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं विद एल्गी, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। सो इसमें क्या होता है इस रिलेशनशिप में कि जो एल्गी होता है उसको फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी है, तो वो फोटोसिंथेसिस करके फंगस को फूड देता है। फाइन। फंजाई इन रिटर्न क्या करता है, एल्गी को शेल्टर देता है एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एल्गी के साथ दिक्कत क्या है, एल्गी को एक एक्वाटिक एनवायरनमेंट चाहिए, एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मिनरल्स चाहिए ना। फंगस की क्या होता है, अगर आप फंगस का बॉडी स्ट्रक्चर देखो तो काफी इलेबोरेट होता है, ऐसा होता है फिलामेंटस। तो ये काफी दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं ऐसे, एंड इनके अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है एब्जॉर्प्शन की। तो जब ये ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं तो ये दूर दूर से आपके लिए वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके ला सकते हैं। तो इस तरीके से एल्गी को कंटिन्यूअसली वाटर एंड मिनरल्स की सप्लाई मिलती रहती है, शेल्टर मिल जाता है, एंड फंगस को इन रिटर्न फूड मिल जाता है। तो इस तरीके से फंगस जो है अपना फूड एक्वायर कर लेता है थ्रू सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सेकेंडली, फंगस एक तरीके से और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है और वो है प्लांट्स के साथ। दूसरा तरीका ये, एक तरीका हो गया लाइकेन। इस रिलेशनशिप को या इस पूरे स्ट्रक्चर को जो एल्गी और फंगस का बनता है उसको हम लाइकेन कहते हैं। सेकेंड तरीका क्या है, फंगस रहना शुरू कर दे किसी प्लांट के रूट्स में। वो कैसे, जैसे कि एक ट्री है और इसकी रूट्स हैं अंडरग्राउंड, इसमें आकर के आपका फंजाई रहना शुरू कर दे। यहाँ पे फंगस है। ना क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये ट्री है या प्लांट है, ये तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही, तो फंगस को कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड मिलती रहेगी। इन रिटर्न फंगस क्या करेगा, सॉइल में जो भी मिनरल्स हैं, वाटर है, वो एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा, क्योंकि फंगस का जो फिलामेंटस बॉडी है वो दूर तक स्प्रेड हो जाएगी सॉइल में, तो वो मिनरल्स और वाटर प्लांट को सप्लाई करता रहेगा। इस तरह से दोनों को बेनिफिट होता है और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिससे फंगस अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है हेटेरोट्रोफिक मोड। एंड नेक्स्ट इज राइजोबियम, which is a bacteria. It forms root nodules in leguminous plants, which are gram, मूंग, beans, peas. Basically आपके जो भी lentils होते हैं, pulses होते हैं, उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रूट्स में ऐसा देखा गया है कि जो बैक्टीरिया है वो रूट नोड्यूल्स, ऐसे स्वेलिंग स्वोलन स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं रूट्स में,
और उसमें ये स्टे करते हैं एंड ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं तो प्लांट को एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन मिलती है, बिकॉज नाइट्रोजन इज मस्ट इफ द प्लांट हैज टू फॉर्म प्रोटीन्स। तो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। हम जानते हैं प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकता है, ऑल्दो इट इज प्रेजेंट इन अबंडेंस। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, इट कैन फिक्स नाइट्रोजन, इट हैज द नेसेसरी एंजाइम टू फिक्स नाइट्रोजन। तो वो नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को कंटिन्यूअसली नाइट्रोजन सप्लाई करता है, एंड प्लांट इन रिटर्न इस बैक्टीरिया को शेल्टर दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ रूट नोड्यूल्स। इट इज गिविंग अदर रिक्वायरमेंट्स जो भी बैक्टीरिया के हैं उसका सप्लाई करता है, फूड वगैरह बैक्टीरिया को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक्टीरिया को फायदा हो रहा है, फंगस को फायदा हो रहा है, सब है। लेकिन अगर आप इसी पिक्चर को एक दूसरे एंगल से देखो, तो इन सभी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, चाहे लाइकेन हो उसमें एल्गी, ये फंगस का विद प्लांट रूट्स, एंड बैक्टीरिया लिविंग इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ऑल्दो plants can perform photosynthesis, they can prepare their own food, वो कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं, फैट्स बना लेते हैं, अपना प्रोटीन्स बना लेते हैं, बट स्टिल चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए हो, मिनरल्स के लिए हो या नाइट्रोजन के लिए हो, इन प्लांट्स को भी कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेट्रोट्रोफी शो करना पड़ रहा है। जैसे एल्गी को कुछ मिनरल्स चाहिए तो वो फंगस एब्जॉर्ब करके दे रहा है, प्लांट रूट्स में भी फंगस प्रेजेंट है तो वो वहां पे कुछ ना कुछ उसको एब्जॉर्ब करके कोई मिनरल या कोई न्यूट्रिएंट तो सप्लाई कर रहा है। या यहाँ पे रूट नोड्यूल्स में तो नाइट्रोजन का सप्लाई हो रहा है प्लांट को थ्रू द बैक्टीरिया विच आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इस तरीके से प्लांट को हम कहते तो हैं दैट दे आर हेट्रोट्रोफ ऑटोट्रोफिक, सॉरी, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि उनके सारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसी फोटोसिंथेसिस से पूरा हो जाता है। देयर मस्ट बी सम मिनरल्स जो कि सॉइल में है बट वो प्लांट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नाइट्रोजन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऐसा कंपाउंड है, ऐसा मॉलिक्यूल है जो प्लांट तक पहुंच ही नहीं पाता है, प्लांट उसको यूज ही नहीं कर पाते हैं, ऑल्दो इट इज देयर 72% इन द एटमॉस्फेयर। इन सारी चीजों को प्लांट को अगर अवेलेबल करा रहा है कोई और ऑर्गेनिज्म, तो ये तो हो गया ना दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिएंट सप्लाई। तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ हेट्रोट्रोफी भी शो होती है प्लांट किंगडम में, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नाउ बिफोर क्लोजिंग दिस लेक्चर, ये काफी बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। इसका प्लांट के न्यूट्रिशन से तो कुछ लेना देना नहीं है, बट दिस इज अ जनरल इंफॉर्मेशन कि अगर आप एक एग्जाम्पल देखो, इसको हम एक एनालॉजी के थ्रू समझते हैं, और वो एनालॉजी है ये कि एक हाउस है, अगर एक घर है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, अल्टीमेटली वो ब्रिक्स का बना हुआ होता है। एक घर है वो ईंटों से बनता है। हम ये कहते हैं एक एक ईंटा जब ऐसे ऊपर स्टैक किया जाता है तब वो घर बनता है, उसकी दीवार बनती है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो एक घर का जो बेसिक यूनिट है वो ये ईंटें हो जाती हैं। उसी तरीके से आपका ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, चाहे वो एनिमल हो, कोई ह्यूमन बीइंग हो, बर्ड्स हो, प्लांट्स हो, ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो हम प्लांट्स को ही ले लेते हैं इन द एग्जाम्पल। तो प्लांट की बॉडी हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, उसका जो बेसिक यूनिट है यानी उसकी जो ईंटें हैं वो सेल्स होती हैं। वो जब सेल एक दूसरे पे ऐसे स्टैक करते हैं तो धीरे धीरे अल्टीमेटली आपका वो ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो कुछ भी न्यूट्रिशन का प्रोडक्शन होता है वो भी सेल के अंदर ही होता है। फोटोसिंथेसिस वगैरह आपका कहाँ होता है, वो सेल में होता है। और जो न्यूट्रिएंट्स बन के यूज होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, वो भी सेल के अंदर ही होते हैं। तो जो पूरा आपका हम ये फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, इसका अल्टीमेट साइट जो है वो सेल होती है। और अगर आप एक टिपिकल सेल देखो तो उसमें सबसे बाहर एक बाउंड्री होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर का ये जो मटेरियल होता है
ये पूरा स्पेस ये साइटोप्लाज्म होता है। एंड उसके सेंटर में या उसका सेंट्रल पॉइंट जो होता है, कंट्रोलिंग यूनिट जो होता है, वो न्यूक्लियस होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं एक सेल के, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ये एक सेल के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं। एंड सेल क्योंकि आपका एक तरीके से ना, जैसे ईंटें एक घर को बनाती हैं, वैसे सेल भी एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो सेल्स आर नोन एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका डायरेक्ट न्यूट्रिशन एंड प्लांट से कोई कनेक्शन नहीं है, बट दिस इज जस्ट एन जनरल इंफॉर्मेशन कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस ठीक है लीफ में हो रहा है, कभी स्टेम में भी हो जा रहा है, ब्रांचेस में भी हो जा रहा है, बट अल्टीमेट साइट ऑफ ऑल द रिएक्शंस कहाँ पे है? तो वो सेल ही होता है। सेल के अंदर ही ये सारे रिएक्शंस होते हैं। बी इट आप कोई चीज सिंथेसाइज कर रहे हो या उसी चीज को आप ब्रेक करके कोई और नई चीज बनाने जा रहे हो। एनर्जी का प्रोडक्शन, एनर्जी का रिलीज, सब कुछ अल्टीमेटली सेल में ही होता है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सिर्फ एक सेल होगा, और अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू। Keep learning and keep revising.